तो हाँ जी स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेटा मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की क्लास में हम अपने होमोमॉर्फिज्म के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है सेक्शन सी के लिए, यानी बड़े मार्क्स में ये थ्योरम आएगी ही आएगी। तो पेपर में ये थ्योरम जो है वो दो तरीके से पूछी जा सकती है। या तो पेपर में लिखा हुआ आएगा स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म। अगर पेपर में क्वेश्चन इस वर्डिंग से आता है तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद रख कर जाना है, और प्रूफ तो ऑब्वियस बात है याद करना ही है। और हो सकता है टीचर आपको ये स्टेटमेंट लिख कर दे दे, अगर लिख कर दे दे तो सिर्फ आपको प्रूफ आना चाहिए इस थ्योरम का। तो कुल मिलाकर आप अपनी तैयारी के साथ जाएंगे, आप ये स्टेटमेंट याद रख के जाएंगे, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन इस वर्डिंग से आता है। क्या वर्डिंग आती है? स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म। हिंदी में बोलते हैं कि समूह समाकारिता का मूलभूत कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। तो बेटा इस केस में आपको ये स्टेटमेंट याद भी रखना है और इसका प्रूफ भी याद रखना है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशिएंट ग्रुप। तो बेटा अभी हमें कुछ समझ नहीं आया कि हमें इस थ्योरम में करना क्या है, तो मैं बड़े आराम से और डिटेल में इसको लिखवा के करवा रहा हूँ और उसी वे में आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो बेटा स्टेटमेंट को समझते हैं, याद रख के जाना है स्टेटमेंट, पेपर में इस नाम से आएगी ये थ्योरम। तो क्या कह रहा है ये? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशिएंट ग्रुप। तो बेटा हमें क्या करना रहेगा, एक तरफ तो हम तैयारी करेंगे कोशिएंट ग्रुप की, कोई कोशिएंट ग्रुप हम तैयार करेंगे इस थ्योरम में, और एक हम तैयारी करेंगे होमोमॉर्फिक इमेज की, और फिर उन दोनों सेट्स को, उन दोनों ग्रुप को हम प्रूव करेंगे आइसोमॉर्फिक। और बेटा मैं पहले की वीडियोस में आपको कुछ डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ। आइसोमॉर्फिक का मतलब आपको फंक्शन को वन वन, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। अगर आप ये तीनों चीज़ें प्रूव कर दोगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म, और आपस में इनके बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा? आइसोमॉर्फिक। तो देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। आपको एक तरफ तो प्रिपरेशन करनी है किसी होमोमॉर्फिक इमेज की, और एक तरफ तैयारी करनी है कोशिएंट ग्रुप की। फिर उन दोनों के बीच में कोई फंक्शन डिफाइन करना है और उस फंक्शन को अपने आप को क्या प्रूव करवाना है? आइसोमॉर्फिज्म। तो देखते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए तीन बातें, वन वन, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। ये अगर हम थ्योरम में प्रूव कर देंगे तो थ्योरम खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट को पढ़कर हिंट मिला कि हमें सबसे पहले होमोमॉर्फिक इमेज की तैयारी करनी है। तो होमोमॉर्फिक इमेज तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक बात बता दूं यहीं पर ही, आपको पहले की थ्योरम्स में भी समझाई थी। होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब जिन दो ग्रुप के बीच में कोई फंक्शन डिफाइन है वो होमोमॉर्फिज्म होगा और ऑन टू होगा। आपको मैंने थ्योरम्स कराई थी। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। वहाँ मैंने बताया था कि जो फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म भी होगा और ऑन टू भी होगा, अगर हम होमोमॉर्फिक इमेज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं इस थ्योरम में इतने पार्ट को तैयार कर रहा हूँ, फिर मैं तैयार करूंगा कोशिएंट ग्रुप को। तो लिखने का तरीका बेटा, तो प्रूफ स्टार्ट हो रहा है इस थ्योरम का। तो प्रूफ में सबसे पहले आप होमोमॉर्फिक इमेज को तैयार कर रहे हैं खुद से, तो आप लिखेंगे लेट जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स। ऑब्वियस बात है दोनों तरफ ग्रुप ही होते हैं हमारे पास इस थ्योरमों में। जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स। और क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज हमें क्वेश्चन में लेकर चलनी है, तो होमोमॉर्फिक इमेज लेकर चलनी है तो बेटा सेकंड सेट को आप हमेशा इमेज बोलते हो। और अगर ये चीज़ को हमें होमोमॉर्फिक इमेज कहना है तो इनके बीच में जो भी फंक्शन डिफाइन करोगे वो होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है, तभी इस सेट को आप बोलेंगे होमोमॉर्फिक इमेज। और हमें थ्योरम में बोला गया है कि आपको होमोमॉर्फिक इमेज लेकर चलना है, और दूसरी चीज़ लेकर चलनी है आपको कोशिएंट ग्रुप। तो होमोमॉर्फिक इमेज के लिए पक्की बात है, तो लिखेंगे हम let f be any function defined from g to g dash। हमने g से g dash में f नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया सच दैट g के किसी भी एलिमेंट पे f ऑपरेट अगर आप करोगे, तो मान लो g से कोई a टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, उस पे f ऑपरेट करोगे तो तुम्हें g डैश का एलिमेंट, और बेटा g डैश के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? a डैश। तो इस तरीके से मैपिंग डिफाइन किया आपने। और क्योंकि आपको होमोमॉर्फिक इमेज बनानी है, इस सेट को होमोमॉर्फिक इमेज बनाना है, तो ये फंक्शन आप लेकर चलोगे कि वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी रखता है और ऑन टू फंक्शन है।
तो आप कहेंगे एंड क्योंकि आप जी डैश को मानकर चले हो इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, ये जी डैश जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी, जी की। सो पक्की बात है एफ क्या होगा, एक तो होमोमॉर्फिज्म। अब आपको पता होना चाहिए बेटा होमोमॉर्फिज्म कहाँ से कहाँ लिया है ये हमने, जी से जी डैश। और अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी एफ ए बी को मैं लिख सकता हूँ एफ ए एफ बी, इक्वेशन नंबर 1। एंड एफ ऑन टू भी होगा, एफ इज ऑन टू फ्रॉम जी टू जी डैश, क्योंकि हम जी डैश को मानकर चले हैं कि वो होमोमॉर्फिक इमेज है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक चीज़ होमोमॉर्फिक इमेज लेकर चलनी है। तो इतने का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो बेटा ये चीज़ ये बात को कह रही है कि जी नाम का यहाँ पर कोई ग्रुप होगा, जी डैश नाम का यहाँ पर कोई ग्रुप होगा, इसके बीच में हमने फंक्शन डिफाइन किया एफ नाम का। जी में अगर ए या बी टाइप के एलिमेंट है तो इसमें एलिमेंट बनेंगे कैसे, जब एफ ए पे लगेगा तो हमें जी डैश का एलिमेंट ए डैश मिलेगा, ऐसे एफ बी पे लगेगा तो हमें क्या मिलेगा, बी डैश। और इस चीज़ को हम बोल के चल रहे हैं कि वो होमोमॉर्फिक इमेज है। अगर ये होमोमॉर्फिक इमेज है तो ये फंक्शन में दो प्रॉपर्टी रहेगी, एक तो होमोमॉर्फिज्म और एक ऑन टू। तो बेटा इतने इतने पैराग्राफ में मैंने होमोमॉर्फिक इमेज को किसको बोला है, होमोमॉर्फिक इमेज मैंने जी डैश सेट को। और जी डैश में किस टाइप के एलिमेंट है, एफ ए एफ बी या कह दो ए डैश बी डैश, इस टाइप के एलिमेंट है, चाहे ये नाम लिख दो चाहे ये, एक ही बात है। तो बेटा जी डैश तो तैयार हो गया, यानी होमोमॉर्फिक इमेज की बात तो हो गई। अब दूसरी तरफ हमें तैयार करना है कोशिएंट ग्रुप। और बेटा जब मैंने आपको कोशिएंट ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ाया था तब आपको कहा था कि कोशिएंट ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप के डिवाइड में कोई सेट, और वो सेट नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। अब या तो आप कोई ऐसा सेट लेकर चलो जिसको पहले नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करो, पर क्योंकि हम फंडामेंटल थ्योरम कर रहे हैं तो हम नीचे कोई ऐसी चीज़ लेकर चलेंगे जो ऑलरेडी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जिसके बारे में हम जानते हैं। बेटा अगर आपने इस चैप्टर की पहले वाली वीडियो जो मैंने भेजी हैं वो लगा ली हैं तो मैंने एक थ्योरम करवाई थी, कर्नल इज़ ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप, तो अपने वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ग्रुप बनाने के लिए हमेशा डिवाइड में जो सेट होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तो मैं उसको लेकर आता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा वी नो दैट। तो देखो अभी तक तो हमने थ्योरम में जो चीज़ गिवन क्या क्या है, एक तो होमोमॉर्फिक इमेज और एक क्वोशिएंट ग्रुप। होमोमॉर्फिक इमेज हमने इतने सारे पैराग्राफ को लिख कर लिखा है, अब हम लिखेंगे क्वोशिएंट ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट कर्नल इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप। हम जानते हैं कर्नल हमेशा क्या होता है बेटा, नॉर्मल सब ग्रुप। और अगर कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है तो इससे हम क्वोशिएंट ग्रुप बड़े आराम से बना लेंगे। अच्छा कर्नल का डेफिनेशन भी लिख दो, आगे चाहिएगा दूसरी। तो पहले बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, हाँ जी बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल को अपने को बताया था के से या के ई आर, फंक्शन का नाम क्या चल रहा है इस वक्त, एफ। तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट जी के वो एलिमेंट, ए से लिखे हैं इसलिए ए से लिख देता हूँ, जिनके ऊपर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग करते हैं, आइडेंटिटी, वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो बेटा वो वाले ए एलिमेंट किसका हिस्सा होंगे, कर्नल का। मतलब जिन भी एलिमेंट पे एफ लगने पर वो दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी देंगे, वो एलिमेंट किसका हिस्सा होते हैं, कर्नल का। ये कर्नल की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा क्योंकि कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो पक्की बात है जी अपॉन के इज एन कोशिएंट ग्रुप। तो ये पक्की बात है कैसा ग्रुप होगा, कोशिएंट ग्रुप। अब कोशिएंट ग्रुप का भी बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक थ्योरम में बता चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्योंकि ये थ्योरम थोड़ी बड़ी है तो हम कोशिएंट ग्रुप को डिफाइन कर देते हैं। बेटा कोशिएंट ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं, जी अपॉन में जो चीज़ लिख रहे हो वो नॉर्मल सब ग्रुप, और कर्नल हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है तो मुझे उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें कलेक्शन किसकी होती है, कोसेट्स की। कोसेट्स कैसे लिखते हैं, ये पूरा का पूरा सेट इंटू जी से मांगे हुए एलिमेंट। बेटा जी से किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी टाइप के, आपको डायग्राम में दिखा रखा है मैंने। तो बेटा यहाँ पर लिख देंगे आप के ए, जहाँ पर ए एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, जी से। जी में और भी बहुत से एलिमेंट है बी सी डी, तो इसमें के बी के सी इस टाइप के एलिमेंट है। प्लस आपको जब मैंने क्वोशिएंट ग्रुप लिखवाया था तो बताया था कि क्वोशिएंट ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसके आप कोई भी दो एलिमेंट बुलाओ तो जी अपॉन के एलिमेंट किस टाइप के हैं, के ए के बी। तो बेटा इसके कोई भी दो एलिमेंट को अगर प्रोडक्ट करोगे तो एक के एक खत्म हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा, के ए बी। ये एक प्रॉपर्टी क्वोशिएंट ग्रुप की होती है, तो इसको भी हमने इक्वेशन नंबर देकर छोड़ दिया लाइक 2। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्वोशिएंट ग्रुप भी तैयार कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम,
हमें होमोमॉर्फिक इमेज और कोशेंट ग्रुप के बीच में कोई फंक्शन डिफाइन करना है और उस फंक्शन को ही आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो बेटा क्योंकि एफ फंक्शन तो यूज़ हो चुका है, तो बेटा मैं होमोमॉर्फिक इमेज, हाँ जी, होमोमॉर्फिक इमेज वाले सेट का नाम क्या है, जी डैश, और कोशेंट ग्रुप का नाम क्या है, जी अपॉन के। इन दोनों के बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम एफ के अलावा रख रहा हूँ, लाइक फाई। तो मैंने लिखा लेट अस डिफाइन अ मैपिंग। तो अभी तक तो मैंने थ्योरम में सिर्फ प्रिपरेशंस की हैं। क्या? एक तो होमोमॉर्फिक इमेज को तैयार किया है और एक मैंने कोशेंट ग्रुप को तैयार किया है। अब वो तैयार होने के बाद हम अपनी थ्योरम को करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमें फंक्शन को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ के अलावा। लेट अस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये थ्योरम, लेट अस डिफाइन अ मैपिंग। मैपिंग का मतलब फंक्शन। किस नाम से डिफाइन किया? फाई फ्रॉम जी अपॉन के, जो कि तो कोशेंट ग्रुप है, ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है पेपर वाले दिन, टू जी डैश, जो कि होमोमॉर्फिक इमेज है। थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि मैंने इन दोनों के बीच में क्यों किया है, जी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि जी तो कुछ है ही नहीं इसमें। जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज है और जी अपॉन के कोशेंट ग्रुप, और इन दोनों के बीच में एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम क्या रखा? फाई। दैट मीन्स आपने फाई कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है? जी अपॉन के से जी डैश। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो कोशेंट ग्रुप है और ये होमोमॉर्फिक इमेज है, जबकि थ्योरम के अंदर पहले होमोमॉर्फिक इमेज लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है कोशेंट ग्रुप। तो आपको फाई फंक्शन डिफाइन करना चाहिए था जी डैश से जी अपॉन के। बेटा मैंने जी डैश से जी अपॉन के में इसलिए फंक्शन डिफाइन नहीं किया क्योंकि जी डैश में अगर आप देखोगे तो किस टाइप के एलिमेंट है बेटा, जी डैश में ऑलरेडी फंक्शन अप्लाई वाले एलिमेंट है, और अगर मैं जी डैश से जी अपॉन के में फंक्शन डिफाइन करूंगा तो फाई फंक्शन जब इस एलिमेंट पे लगेगा तो आपको जी अपॉन के का एलिमेंट मिलेगा। मैं अभी समझाऊंगा डायग्राम बना के। तो उस वजह से मैंने जो मैपिंग डिफाइन की है वो कोशेंट ग्रुप से होमोमॉर्फिक इमेज में किया है, ना कि होमोमॉर्फिक इमेज से कोशेंट ग्रुप में। मैं अभी आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली कि मैंने फंक्शन को यहाँ से यहाँ क्यों नहीं डिफाइन किया। तो पहले तो मैंने जो डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग अपने मैपिंग देखते हैं क्या बन रही है। तो बेटा आप डायग्राम जब बनाओगे तो यहाँ पर तो बनाओगे जी अपॉन के, आपने फंक्शन का नाम रखा है फाई, और जी फाई जी अपॉन के से निकल कर कहाँ पर जा रहा है? जी डैश में। अकॉर्डिंग टू जी डैश में किस टाइप के एलिमेंट है? ऊपर अभी भी आपको डायग्राम में दिखाया है एफ ए एफ बी टाइप के। और जी अपॉन के में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? के ए के बी। तो बेटा मैपिंग क्या डिफाइन हुई? फाई जब इस के ए पे लगेगा तो क्या मिलेगा? एफ ए। ऐसे ही आपने एफ फंक्शन को डिफाइन किया था कि जब आपका एफ ए पे लगेगा तो क्या मिलेगा? जी डैश का एलिमेंट ए डैश। तो जी डैश के एलिमेंट को ए डैश भी बोलते हैं, एफ ऑफ ए भी बोलते हैं। तो बेटा इस तरीके से फाई जब के ए पे लगेगा तो आपको क्या मिलेगा? एफ ए। तो आपकी मैपिंग क्या डिफाइन हुई कि फाई जब जी अपॉन के किसी एलिमेंट यानी के ए पे लगेगा तो बराबर में रिजल्ट मिलेगा जी डैश का, और जी डैश के एलिमेंट किस टाइप के हैं? एफ ऑफ ए। इसको मैं अलग ही इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ, लाइक स्टार। तो इक्वेशन नंबर स्टार, ये हमारी मैपिंग डिफाइन होगी, ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मैं वापस समझाता हूँ आपको कि मैंने फंक्शन यहाँ से यहाँ क्यों नहीं डिफाइन किया। इस डायग्राम में समझने की कोशिश करना बेटा। अगर आप ये फाई फंक्शन जी डैश से जी अपॉन के में करते, तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, बनाना नहीं है ये डायग्राम आपको, ये गलत है जो मैं बना रहा हूँ। गलत इन द सेंस मतलब यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी थ्योरम। अगर आप जी डैश से जी अपॉन के में फाई फंक्शन डिफाइन करते, मतलब होमोमॉर्फिक इमेज से कोशेंट ग्रुप में करते, तो बेटा जी डैश में किस टाइप के एलिमेंट है? एफ ए। जी अपॉन के में किस टाइप के एलिमेंट है? के ए टाइप के। और मैपिंग डिफाइन होती फाई जब एफ ए पे लगेगा, फाई जब एफ ए पे लगेगा तो आपको क्या मिलेगा? के ए। तो बेटा यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो कंपोजिट फंक्शन के कंसेप्ट लग जाएंगे, तो वो थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इस पार्ट को रिवर्स स्किप किया, मतलब फंक्शन हमने यहाँ से यहाँ डिफाइन किया, ना कि यहाँ से यहाँ, जिससे हम कंपोजिट फंक्शन के कंसेप्ट से बच जाएं और थोड़ा ईजिली थ्योरम को प्रूव कर दें। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि आपको कोशेंट ग्रुप से होमोमॉर्फिक इमेज, मैं डायग्राम में भी लिख देता हूँ, दैट इज कोशेंट ग्रुप और दैट इज होमोमॉर्फिक इमेज। अब थ्योरम कहती है कि जो आपने कोशेंट ग्रुप से होमोमॉर्फिक इमेज में फंक्शन डिफाइन किया है उसको आपको प्रूव करना है बेटा आइसोमॉर्फिक। और आइसोमॉर्फिक का मतलब आपको तीन बातें प्रूव करनी है। किस फंक्शन के लिए? फंक्शन का नाम फाई है, फाई को 1 1, फाई को ऑन टू और फाई को होमोमॉर्फिज्म। तो बेटा आपने लिखेंगे
टू प्रूव, सीध क्या करना है, पहले तो स्टेटमेंट लिख दो जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशिएंट ग्रुप। दैट मीन्स टू प्रूव हमें फाई फंक्शन को प्रूव करना है बी एन आइसोमॉर्फिक। और बेटा किसी भी फंक्शन को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो तीन बातें, वन वन, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। पर मैं चार बातें करूंगा। फॉर दिस वी विल प्रूव, इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, फॉर दिस वी विल प्रूव फर्स्ट पे आप प्रूव करेंगे फाई को वेल डिफाइन। अब आप कहोगे ये क्यों किया सर, आइसोमॉर्फिक के लिए तो वेल डिफाइन की जरूरत ही नहीं होती, मैं रीज़न समझाऊंगा अभी। फाई को प्रूव करेंगे बेटा वन वन, फाई को प्रूव करेंगे ऑन टू, और फाई को प्रूव करेंगे होमोमॉर्फिज्म। अगर मैं ये चार बातें प्रूव कर पाया तो बेटा आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा और थ्योरम ख़त्म हो जाएगी। तो तुम्हें खुद ही लग रहा होगा कि थ्योरम इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि अभी तक तो हमने प्रूव करना तो स्टार्ट ही नहीं किया। ऊपर तो हमने सिर्फ तैयारियां की है होमोमॉर्फिक इमेज और कोशिएंट ग्रुप की, उसके बाद थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। अब सुनो, वेल डिफाइन क्यों कर रहे हैं बेटा, वेल डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे आपको मैंने अभी भी समझाया कि हम फाइव फंक्शन यहाँ से यहाँ क्यों नहीं डिफाइन कर रहे, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो जब मैंने उल्टा काम किया, मतलब कोशिएंट ग्रुप से होमोमॉर्फिक में डिफाइन किया है, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कर तो दिया कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने के लिए, पर जो फंक्शन क्रिएट हुआ है क्या वो सही है भी या नहीं, मतलब ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, उसके लिए हमें पहले फंक्शन को क्या प्रूव करना पड़ेगा, वेल डिफाइन। और बेटा वेल डिफाइन करने के लिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप लोग परमुटेशंस की वीडियोज़ लगा चुके हो, और या फिर मैंने फंक्शंस के बारे में इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था बताया था, आपको बताया हुआ है अगर एक की दो इमेज है, अगर एक एलिमेंट की, यानी पहले सेट में कोई एक एलिमेंट की अगर दो इमेज है तो वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हमने ऐसा फंक्शन सुना ही नहीं। वन टू मैनी वन सुना हुआ है, यानी दो की एक इमेज हो सकती है, पर एक की दो इमेज हो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेटा हम यही काम करेंगे वेल डिफाइन में हम इसके किन्हीं दो एलिमेंट्स को इक्वल मान लेंगे, यानी के ए और के बी को मैं बराबर लेकर चलूँगा। अब के ए और के बी को अगर बराबर लेकर चलूँगा तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट ना होकर एक एलिमेंट है। और अगर इनकी इमेज को कैसे दिखा रहे हैं हम, फाई लगने पर, जैसे ही किसी चीज़ पे फंक्शन लग जाता है तो वो इमेज हो जाती है। तो हम प्रूव करेंगे कि अगर ये दो एलिमेंट हम बराबर लेकर चले हैं, दो बराबर लेकर चले हैं तो एक ही एलिमेंट है। और अगर इनकी इमेजेस भी एक ही आ जाए, यानी फाई के ए और फाई के बी बराबर आ जाए, तो एक एलिमेंट की कितनी इमेज है, एक की एक है तो फंक्शन वेल डिफाइन है, क्योंकि एक की एक इमेज हो सकती है, पर एक की कितनी इमेज नहीं होनी चाहिए, दो। तो आप अगर के ए बराबर के बी लेकर चल रहे हो तो इसका मतलब एलिमेंट आप एक मान रहे हो। और अगर आप प्रूव कर देते हो कि इनकी इमेजेस का मतलब इन पे फंक्शन लग गया, और ये भी अगर बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये भी दो एलिमेंट ना होकर, दो इमेजेस ना होकर एक इमेज है। तो अगर एलिमेंट एक है तो उसकी इमेज भी एक है, तो फंक्शन डिफाइन है, वेल डिफाइन है, तो फंक्शन प्रूव हो जाएगा कि वो एक वेल डिफाइन फंक्शन है। पर अगर अपने ये बराबर लेकर चलें, यानी एलिमेंट तो एक है और अपने ये दोनों चीज़ें बराबर ना आए तो इसका मतलब एलिमेंट तो एक था और उसकी इमेजेस कितनी हो गई, दो। तो हम कहेंगे ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और एग्जिस्ट नहीं करता तो थ्योरम यहीं ख़त्म हो जाएगी, ना उसको वन वन कर सकते, ना ऑन टू और ना होमोमॉर्फिज्म। तो देखते हैं, तो एक तो हमें तीन बातें करनी है, वन वन, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। और वेल डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने मैपिंग रिवर्स डिफाइन किया है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और वेल डिफाइन जब भी प्रूव करना होता है, आप पहले सेट जहाँ से एरो निकल रहा है, फाई फंक्शन कहाँ से निकल रहा है, जी अपॉन के, तो उसके किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को इक्वल ले लो। इक्वल तो आप लेकर चलोगे और प्रूव करोगे उनकी इमेजेस, यानी इनके ऊपर फंक्शन लग जाए तो वो भी बराबर आने चाहिए। अगर आ जाते हैं तो एक की एक इमेज, इसका मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये वेल डिफाइन है। फिर आगे हम बात करेंगे वन वन, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म कैसे करेंगे। तो ये भी आपको नहीं आता शायद, तो वो मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा कि वन वन, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं प्रूव कर रहा हूँ फाई को वेल डिफाइन। तो बेटा आपके लिए कुछ नई चीज़ है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बाकी कंसेप्ट वाइज चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट
टू प्रूव फाई को कैसा फंक्शन प्रूव कर रहे हैं, फाई बी अ वेल डिफाइंड फंक्शन, यानी फाई फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, इस चीज़ की श्योरिटी देख रहे हैं। तो बेटा वेल डिफाइन के लिए आप हमेशा पहले सेट के दो एलिमेंट, फाई फंक्शन निकल कहाँ से रहे, तो मैं डायग्राम यहीं बना लेता हूँ, क्योंकि अब 1 1 भी समझाना है, ऑन 2 भी समझाना है, बारी बारी पीछे जाएंगे तो दिक्कत आएगी। जी अपॉन के फाई फंक्शन, और ये था हमारा होमोमॉर्फिक इमेज। इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, के ए के बी टाइप के, और इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, एफ ए एफ बी। और फंक्शन क्या है, फाई के ए लगने पर क्या मिल रहा है, एफ ए, इक्वेशन नंबर स्टार। आप देखते रहना अपने नोट्स में, लिख भी रहे हो साथ साथ। तो बेटा फाई को वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए कंसेप्ट क्या होता है, आपका जो भी पहला सेट है उसके किन्हीं दो एलिमेंट्स को आप इक्वल लेकर चलोगे, यानी आप मानकर चलोगे कि के ए और के बी दो एलिमेंट ना होकर एक एलिमेंट है। और प्रूफ क्या करना होता है वेल डिफाइन के लिए, इनकी इमेजेस, इमेजेस का मतलब इनके ऊपर फंक्शन ऑपरेट कर दो। तो फाई के ए बराबर आना चाहिए फाई के बी, अगर नहीं आता तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा और थ्योरम यहीं ख़त्म हो जाएगी, हम आगे 1 1 ऑन 2 कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो बेटा हमें ये दोनों चीज़ें बराबर प्रूव करनी है। तो जो चीज़ लेकर चले उसको बुला लो। आप लेकर चले हो कि इस पहले सेट के ये दो एलिमेंट इक्वल है, कोई से भी दो एलिमेंट इक्वल ले सकते हो। तो मैंने के ए बराबर क्या ले लिया, के बी। अब बेटा मेरे को बी को ख़त्म करना है, बी को ख़त्म करना है तो आप दोनों तरफ बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये स्टेप्स रिमेंबर है, यानी याद रखने पड़ेंगे। आपने दोनों तरफ बी इन्वर्स का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, इधर भी बी इन्वर्स और इधर भी बी इन्वर्स। अब आपको पता है बी इंटू बी इन्वर्स, एलिमेंट इंटू उसका इन्वर्स, आइडेंटिटी, क्योंकि जी ग्रुप है। जी में चेक करो, आपने डायग्राम बनाया, जी में ए बी टाइप के एलिमेंट थे, तो जी ग्रुप है। क्वेश्चन में मैंने लिखा भी है जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स। तो बेटा बी और बी इन्वर्स बाय इन्वर्स प्रॉपर्टी ई देगा, क्योंकि एलिमेंट इंटू उसका इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। तो मैं रीजन साथ में साइड्स में लिख रहा हूँ, बाय इन्वर्स लो। अब अगर आपको इन्वर्स लो ही नहीं आता तो फिर बेटा दिक्कत है। तो बी बी इन्वर्स को क्या लिख सकते हो आप, ई। तो बेटा यहाँ पर तो के ए बी इन्वर्स चल ही रहा है, के चल ही रहा है, और बी बी इन्वर्स को लिख लोगे ई। एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है बेटा, प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कभी भी सेट आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट में सेट ही आता है। तो बेटा यहाँ पर ये के ई को क्या लिख दोगे, के। यहाँ तक पहुँच गए। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी और, तो ये कुछ वीडियो में आज नया सीखने को आपको मिला है। प्रॉपर्टी सुनेंगे ध्यान से, कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच इक्वल टू, अगर कैपिटल एच है तो आप लिख सकते हो स्मॉल एच चला जाता है किस सेट में, कैपिटल एच में। तो ये स्मॉल एच इस कैपिटल एच में चला जाता है। और ये डेफिनेशन, ये वाली प्रॉपर्टी रिवर्स भी काम करती है, मतलब अगर स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच तो कैपिटल एच स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच, ये आप लिख सकते हो। तो अगर ये है तो ये लिख सकते हो, और अगर ये है तो ये लिख सकते हो। तो करते हैं काम बेटा, एच के अंदर मतलब हो गया के से, के सेट है ना, यहाँ पर एच भी एक सेट है। स्मॉल अक्षरों से लिखते हैं तो वो एलिमेंट है, ये सारे स्मॉल अक्षर लिखे हुए हैं तो ये एलिमेंट्स है। तो ये पूरा काम कर रहा है स्मॉल एच का। तो ध्यान से समझना, कैपिटल एच स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच। तो जो भी स्मॉल एच होता है वो कैपिटल एच में चला जाता है। तो ये वाली चीज़ स्मॉल एच है तो किस में चली जाएगी, कैपिटल एच में, और कैपिटल एच का नाम क्या है, के। तो बेटा अगर इसमें ये वाली प्रॉपर्टी आप लगा देते हो तो आपके स्मॉल एच का काम कर रहा है ए बी इनवर्स। तो आपका ए बी इनवर्स बिलोंग यानी चला जाएगा किस में, जो भी बराबर में चीज़ होती है। मेरे बराबर में क्या चीज़ है, के। अब के क्या चीज़ है बेटा, के है कर्नल। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, आपको पहले की थ्योरम्स में मैं बहुत बार इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ करा चुका हूँ। अगर कर्नल के अंदर ये एलिमेंट चला गया तो ये एलिमेंट कर्नल की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। और कर्नल की डेफिनेशन क्या कहती है, जो भी एलिमेंट कर्नल में है इसका मतलब उनके ऊपर फंक्शन लगाने पर। और चेक करो कर्नल के किसका था, कर्नल जो है वो जी सेट के लिए बोला गया है। आपको ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर लिख भी लो, कर्नल जो नॉर्मल सब ग्रुप है, और कर्नल मिलता किस में है, पहले सेट में, और पहले सेट का नाम क्या चल रहा है, जी। तो बेटा यहाँ पर देख भी लो आपने, जी के वो एलिमेंट। तो बेटा कर्नल जो मिलेगा वो इस सेट में मिलेगा, तो इसका मतलब कर्नल जी के अंदर बैठा है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, और जी फंक्शन, जी के लिए जो फंक्शन निकल रहा है वो एफ नाम से निकल रहा है, फाई नाम से तो नहीं निकल रहा। फाई तो जी अपॉन के लिए है, जी के लिए तो नहीं है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल आप कहोगे अगर ये एलिमेंट कर्नल में है तो ये कर्नल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसके ऊपर फंक्शन लगने पर फाई नहीं लगा रहे, एफ लगा रहे हैं, क्योंकि कर्नल जी का है। हमने ऊपर जो भी वर्डिंग्स लिखी है उसके अकॉर्डिंग कर्नल जी के अंदर है। तो
तो इसलिए आप एफ फंक्शन अप्लाई करोगे, क्योंकि जी फंक्शन, जी सेट से एफ फंक्शन निकल रहा है। तो इस पूरे एलिमेंट पर एफ लगने पर ये दूसरे ग्रुप की, बेटा जी के साथ दूसरा ग्रुप कौन है, जी डैश, और उसकी आइडेंटिटी का नाम क्या है, ई डैश। तो बेटा बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल इस पूरे पर एफ लगने पर वो दूसरे ग्रुप की क्या देगा, आइडेंटिटी, वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। आगे बढ़ते बेटा, अब आपको एफ क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपने अगर ऊपर थ्योरम लिखी है तो मैंने एफ को लिखा है कि वो होमोमॉर्फिज्म है, तो आप साइड में रीजन दोगे, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है। अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो आप एफ को ए पे अलग और बी इनवर्स पे अलग कर सकते हो। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यही होती है, एफ ए पे अलग और बी इनवर्स पे अलग, बराबर में ई डैश चल ही रहा है। फिर मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, इनवर्स हमेशा बाहर आ जाता है, जैसे एफ ए इनवर्स है तो उसको आप लिख सकते हो एफ ए का होल इनवर्स। तो बेटा यहाँ पर इसको लिख सकते हो आप एफ ए, और यहाँ पर इसको लिख सकते हो एफ बी का होल इनवर्स, बराबर में ई डैश चल ही रहा है। अब मुझे एफ बी इनवर्स पसंद नहीं है, पहले बी पसंद नहीं था तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, अब एफ बी का इनवर्स पसंद नहीं है तो एफ बी से मल्टीप्लाई। तो दोनों के ही राइट साइड में, दोनों के ही राइट साइड में आपने एफ बी का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब बेटा एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, क्योंकि एफ लगा हुआ है, एफ लगे हुए एलिमेंट किस में है, जी डैश में, तो एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। तो ये इनवर्स लो है जी डैश के अंदर, जी में नहीं, जी में तो ए बी टाइप के एलिमेंट है, और एफ लगे हुए एलिमेंट किस में है, जी डैश में, तो बाय इनवर्स लो इन जी डैश, और जी डैश ग्रुप दे रखा है तो लगा सकते हो एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और बेटा जी डैश की आइडेंटिटी, ये एफ ए तो चल ही रहा है और यहाँ पर इनवर्स लो लग गया, तो जी डैश की आइडेंटिटी का नाम क्या है, ई डैश। ऐसे इधर आ जाओ, इधर आइडेंटिटी लो लग गया, एलिमेंट क्योंकि ये जी डैश का एलिमेंट है और ये आइडेंटिटी भी जी डैश की है, एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, तो एफ बी इंटू ई डैश को क्या लिखोगे, एफ बी। फिर इसमें फिर से आइडेंटिटी लो लग गया जी डैश का, एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो बेटा एफ ए बराबर आ गया एफ बी। अब इक्वेशन नंबर स्टार यूज़ कर दो। अगर मैं इक्वेशन नंबर स्टार की बात करूं तो स्टार में एफ ए, मैं यहीं लिखता हूं इक्वेशन नंबर स्टार थी क्या, बेटा इक्वेशन नंबर स्टार आप अगर पीछे देखोगे तो फाई के ए बराबर आपने डिफाइन किया था एफ ए, तो एफ ए को क्या लिख सकते हो, फाई के ए, तो इस एफ ए को तो लिख दिया फाई के ए। तो सोचो अगर एफ बी होता तो फाई के बी, तो इस एफ बी को लिख दोगे फाई के बी, और चेक करो ऊपर मैंने वेल डिफाइन में लिखा था कि दोनों इमेजेस बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल फाई के ए बराबर क्या आ गया, फाई के बी, और अगर आ गया तो आप कह सकते हो फाई इज़ वेल डिफाइन, फाई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रैकेट में लिख भी लो, दैट मीन्स फाई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जो मैपिंग मैंने डिफाइन की है वो बिल्कुल सही है। तो ये टेढ़ा मत लिखना लाइनों में, आप तो सीधा ही लिखोगे, तो समझाने के वे में मैंने आपको पूरा लिखवा दिया और एज इट इज़ लिख कर आना है पेपर में, ये रीज़न सारे लिखने हैं साइड में, अगर नहीं दोगे रीज़न तो बेटा कोई ज़रूरी नहीं है आपको पूरे मार्क्स इस थ्योरम में मिले। अब नेक्स्ट में हमें प्रूव करना है हमारा मेन टास्क 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, और किस फंक्शन को प्रूव करना है, फाई को। तो सबसे पहले मैं फाई को प्रूव कर रहा हूँ, बी एन 1 फंक्शन। अब बेटा 1 के लिए क्या करना होता है, बेटा 1 के अंदर वेल डिफाइन का उल्टा करना होता है, मतलब बेटा फंक्शन जब भी 1 प्रूव करना होता है तो आप सेकंड सेट की दो इमेजेस इक्वल लेकर चलोगे, मतलब आप बराबर क्या लेकर चलोगे। अब जी डैश में एफ बी टाइप के एलिमेंट है, पर वो बनते कब हैं, जब फाई के ए पे लगता है, तो एक्चुअल में फाई के ए पे लगता है तो एफ ए मिलता है, फाई के बी पर लगता है तो एफ बी मिलता है। तो बेटा जब भी हमें किसी फंक्शन को 1 प्रूव करना है तो आप दो इमेजेस इक्वल लेकर चलोगे। अगर आप दो इमेजेस इक्वल लेकर चलोगे इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर प्री इमेज भी एक ही मिल जाए, मतलब के ए बराबर के बी आ जाए, तो इसका मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज ही है, तो फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा, 1 तो 1 के लिए आप दो इमेजेस इक्वल लेकर चलोगे और प्रूव करोगे कि वो कोरस्पॉन्डिंग जिस एलिमेंट्स की इमेज है वो एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो बेटा वेल डिफाइन में तो आप ये चीज़ इक्वल लेकर चले थे और इसको इक्वल प्रूव किया था, पर 1 में आप इसको इक्वल लेकर चलोगे और इसको इक्वल प्रूव करोगे, इसीलिए 1 को कहते हैं वेल डिफाइन का जस्ट रिवर्स। तो आप चाहो तो बिल्कुल ये उल्टा लिख दो, पर उल्टा क्यों लिखे हम समझ के करेंगे। तो बेटा 1 के लिए आप, मैं हिंट के लिए लिख देता हूँ, ये वेल डिफाइन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, जो वेल डिफाइन हमने किया है उसका अपोजिट प्रोसेस है, मतलब जो उसमें हमने मानी थी और जो प्रूव करनी थी, अब की बार जो प्रूव करनी है उसको मान लेंगे और जो प्रूव
उसमें गिवन था वो हम प्रूव करेंगे। तो बेटा 1 1 के लिए आप दो इमेजेस इक्वल लेकर चलोगे। ये बातें साइड में लिखा करो कि 1 1 के लिए अपने को क्या करना होता है। तो आप दो इमेजेस इक्वल लेकर चलोगे, दैट मीन्स आप 5KA बराबर अब की बार लेकर चलोगे 5KB। और प्रूव क्या करोगे, ये अंदर वाले एलिमेंट इक्वल है, मतलब पहले सेट के दो एलिमेंट इक्वल है। पहला सेट है G/K, उसके एलिमेंट है KA KB टाइप के, तो ये बराबर प्रूव करना है। जस्ट वेल डिफाइन का उल्टा, इसमें वेल डिफाइन में हम ये लेकर चले थे और ये प्रूव किया था, जबकि 1 1 में हम ये लेकर चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो बेटा जो लेकर चले उसको बुला लो। आप लेकर चले हो 5KA बराबर 5KB, ये तो आप लेकर चले हो। अब इसमें इक्वेशन नंबर स्टार यूज़ कर दो। स्टार अभी भी मैंने ऊपर लिखी है 5KA, बेटा 5KA का मान है FA, तो बेटा इस 5KA को लिखोगे FA और इस 5KB को लिखोगे फिर FB इक्वेशन स्टार से। अब मुझे FB पसंद नहीं है तो मैं FB इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, तो FA FB का इन्वर्स FB और FB का इन्वर्स, दोनों तरफ मैंने राइट साइड में FB इन्वर्स का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। बेटा F लगे हुए हैं तो ये G डैश के एलिमेंट है, एलिमेंट इनटू उसका इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और G डैश की आइडेंटिटी का नाम क्या है, E डैश। तो ये इन्वर्स लो लगाया मैंने, साइड में रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाय इन्वर्स लो इन G डैश में लगाया, G डैश ग्रुप दे रखा है। अच्छा, और इधर मैं इन्वर्स की प्रॉपर्टी से इन्वर्स को अंदर लेकर आ सकता हूँ। तो ये मैंने आपको जो पहली थ्योरम करवाई थी इस चैप्टर की, उसमें बताया था कि इन्वर्स अंदर भी आ जाता है और अंदर से बाहर भी आ जाता है। तो ये हो गया, तो इतना स्टेप बन गया। अब F आपको क्या दे रखा है बेटा, होमोमॉर्फिज्म। F क्वेश्चन में गिवन है, फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, पर F तो होमोमॉर्फिज्म दे रखा है थ्योरम में। तो अगर F होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से अगर FA और FB है तो उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं FAB इनवर्स, एक F खत्म हो जाएगा हमारे लिए। E डैश होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी तो जाती है, तो ये इस तरीके से लिख दिया हमने। अब इसको पढ़ना सीखो, किसी चीज़ पर F लगने पर वो दूसरे ग्रुप की क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल अगर इस एलिमेंट पे F लगने पर ये दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी दे रहा है तो ये एलिमेंट कर्नल में चला जाएगा। तो बेटा AB इनवर्स चला गया K में, AB इनवर्स चला गया K में। अब मैंने आपको ऊपर एक प्रॉपर्टी यहाँ सिखाई है, अगर स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H तो आप लिख सकते हो कैपिटल H स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H। तो यहाँ पर देखो ये पूरा स्मॉल h है और ये हमारा कैपिटल H है, तो स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H, स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो कैपिटल H को लिखो, फिर स्मॉल h को लिखो और बराबर का साइन और फिर कैपिटल H। तो बेटा कैपिटल H में कौन चल रहा है, K, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, K, यहाँ पर स्मॉल h की जगह लिखोगे AB इनवर्स और बराबर में लिखोगे कैपिटल H, कैपिटल H में कौन चल रहा है, K। तो बेटा अगर आपके पास स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H ये चीज़ गिवन है तो आप ये लिख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग कैपिटल H का काम कर रहा है K, स्मॉल h का काम कर रहा है AB इनवर्स और बराबर में लिखना होता है H, H का मतलब K। तो अपने पास स्टेप बन गया K AB इनवर्स बराबर K। अब बेटा मेरे को B इनवर्स पसंद नहीं है तो मैं दोनों तरफ B का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ ये स्टेप। K AB इनवर्स तो था ही, B का मल्टीप्लाई और उस तरफ K था सिर्फ B का मल्टीप्लाई, तो बेटा दोनों तरफ मैंने B का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर B इनवर्स इंटू B को क्या लिख देंगे, बाय आइडेंटिटी लो इन G, क्योंकि G ग्रुप दे रखा है, तो बाय इनवर्स लो इन G। B और B इनवर्स एलिमेंट और इनवर्स आइडेंटिटी, और G की आइडेंटिटी का नाम क्या है बेटा, E। तो B इनवर्स B की वैल्यू आ गई E, बराबर में KB चल ही रहा है। फिर एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज एलिमेंट, फिर से आइडेंटिटी लो लग गया इतने में, तो बेटा इसको लिख दिया हमने एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी को एलिमेंट, तो KA बराबर क्या आ गया, KB। और चेक करो यही प्रूव करना था, तो बेटा KA बराबर KB आ गया। तो आप कह सकते हो फाई फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। तो बेटा फाई फंक्शन हमने क्या प्रूव कर दिया, 1 1। अब हमें प्रूव करना है फाई फंक्शन को ऑन टू। तो बेटा ऑन टू शायद आज तक आपने कभी प्रूव करना नहीं सीखा है, तो बेटा जब भी इनफाइनाइट सेट्स हों, अब हम दूसरा टास्क कर रहे हैं फाई को ऑन टू। बेटा जब भी ऑन टू प्रूव करना हो तो ऑन टू प्रूव करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता अगर सेट इनफाइनाइट सेट्स हैं। इसमें कोई यही एलिमेंट कोई है, बहुत सारे हैं, KC KD KE KF ऐसे करके KXYZ KX1 KX2 बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट है। तो बेटा ऑन टू फंक्शन जब भी इनफाइनाइट सेट्स के लिए कर रहे हो तो आप प्रूव ही नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना होता है। और स्टेटमेंट क्या लिखना होता है,
सेकंड सेट के जो भी एलिमेंट है बेटा, सेकंड सेट के एलिमेंट चाहे इस नाम से लिख दो चाहे इस नाम से, उसके आगे फॉर ऑल का साइन लगा दो, मतलब आप इस सेट के सभी एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, क्योंकि ऑन टू का मतलब होता है इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो आप इसके लिए फॉर ऑल का साइन यूज़ करोगे कि इसके सभी एलिमेंट जो यहाँ से ले रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। और प्री इमेज का नाम फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है, के ए, जो कहाँ से ले रहे हो, जी अपॉन के, सच दैट जब फाई को आप इस पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपको जी डैश के क्या मिल रहे हैं, एलिमेंट। तो ऑन टू सिर्फ आपको स्टेटमेंट से लिख कर बोल देना है कि वो ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में हम ऑन टू प्रूव कर ही नहीं सकते। हम कैसे बताएं कि इसके सारे एलिमेंटों के लिए यहाँ पर प्री इमेज है? तो हम ये मानकर चलते हैं कि इनके सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, वो इस तरीके से कि जब फाई को इस पे लगाओगे तो इसके एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो ऑन टू लिखने के लिए आप हमेशा सेकंड सेट के एलिमेंट को बुला लो और उसके आगे लगा दो फॉर ऑल का साइन। तो एफ ए के आगे मैं फॉर ऑल का साइन, और कहाँ से ले रहा हूँ ये, जी डैश से, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेकंड सेट जी डैश है हमारा। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, और फिर क्या लिखोगे आप, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, और वो एलिमेंट किस सेट में होना चाहिए, पहले सेट में। और बेटा फाई फंक्शन का पहला सेट कौन सा है, के ए। तो के ए कहाँ से ले रहे हो, जी अपॉन के। तो सिर्फ ये लाइन लिखनी होती है, के ए जो कि आप ले रहे हो जी अपॉन के से, सच दैट किस प्रकार लिया आपने ये काम, फंक्शन डिफाइन किया था ना, जो फंक्शन डिफाइन करते हो आप स्टार नंबर इक्वेशन में, स्टार में क्या डिफाइन किया था कि फाई जब के ए पे लगेगा तो क्या मिलेगा, एफ ए। तो फाई जब के ए पे लगेगा तो क्या मिलेगा, एफ ए। इस तरीके से हमें इमेजेस मिलती जाएंगी। तो आप बस कह दोगे फाई इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए बस आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना होता है, सेकंड सेट के एलिमेंट को बुलाकर फॉर ऑल, और उनके लिए पहले सेट में कोई ना कोई एलिमेंट प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी जिसके ऊपर फंक्शन ऑपरेट करने पर सेकंड सेट के एलिमेंट मिलेंगे। तो इस वे में आप कह सकते हो कि फाई फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। तो इनफाइनाइट सेट्स के लिए ऑन टू हमेशा सिर्फ स्टेटमेंट वाइज लिखा जाता है। अब थर्ड मैं प्रूव कर रहा हूँ, आप तो क्रम में अपने पेज में नीचे लिखोगे, मैं यहीं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो थर्ड नंबर पे बेटा मुझे प्रूव करना है फाई को होमोमॉर्फिज्म, लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी, थ्योरम खत्म हो जाएगी। तो बड़ी वीडियो थी ये थोड़ी सी बेटा, फाई को होमोमॉर्फिज्म करना है, एफ को नहीं। तो देखो अगर आप पीछे डायग्राम देखो, मैं डायग्राम यहीं बना देता हूँ, आपने एक डायग्राम और भी बना रखा है, जी और जी डैश, और जी में किस टाइप के एलिमेंट थे, ए बी, और यहाँ पर इमेजेस क्या बनती थी, एफ जब ए पर लगता था तो ए डैश, एफ बी पर लगता था तो बी डैश। अब बात समझना, आपने पीछे लिख रखा है इसी थ्योरम के अंदर एफ होमोमॉर्फिज्म हमें दे रखा है। अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो प्रॉपर्टी क्या बनती थी, एफ ए और बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि होमोमॉर्फिज्म अगर एफ दे रखा है तो यहाँ पर जो एलिमेंट आते हैं वो पहले सेट के एलिमेंट आते हैं जहाँ से एरो निकल रहा है, एफ फंक्शन जी से निकल रहा है, तो यहाँ पर एलिमेंट वो वाले आते हैं जो पहले सेट में एलिमेंट होते हैं। अब हमें तो फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो बेटा एक तो एफ की जगह फाई आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि मुझे एक्चुअल में प्रूव क्या करना है, अगर फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो फाई फंक्शन इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो एफ फंक्शन की जगह नाम तो क्या आ गया, फाई। अच्छा यहाँ पर अंदर आते हैं जो पहले सेट के एलिमेंट होते हैं जहाँ से फंक्शन निकल रहा है, हमारा फाई फंक्शन तो जी अपॉन के से निकल रहा है और उसमें एलिमेंट ए टाइप के नहीं है, के ए के बी टाइप के हैं। तो यहाँ पर ए और बी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, के ए के बी। तो बेटा यहाँ पर ये बात समझनी जरूरी है कि ये प्रॉपर्टी अगर होमोमॉर्फिज्म फाई को प्रूव करना है तो यहाँ पर एलिमेंट हमेशा पहले सेट से जो होते हैं, और यहाँ पर फाई फंक्शन जी अपॉन के से निकल रहा है तो उसका पहला सेट में जो एलिमेंट है वो के ए के बी टाइप के हैं। तो यहाँ पर एक तो फाई फंक्शन का नाम आ गया, और यहाँ पर जहाँ से वो निकल रहा है जी अपॉन के से निकल रहा है तो के ए और के बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो बराबर में प्रूव करते हैं हम, एफ इस पे अलग और एफ इस पे अलग, तो फाई इस पे अलग और इस पे अलग। तो हमें लेकर आना है फाई के ए पे अलग आ जाए और फाई के बी पे अलग आ जाए। अगर हम ये बात प्रूव कर पाए तो फाई फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। तो बेटा मैंने कोशिश की है आपको होमोमॉर्फिज्म के लिए कि फाई फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो आपको फाई ए बी इज इक्वल टू फाई ए फाई बी नहीं प्रूव करना, क्योंकि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट नहीं है, के ए के बी टाइप के हैं। तो यहाँ पर ए की जगह आ गया के ए और बी की जगह आ गया के बी, और प्रॉपर्टी होती है कि फाई इस पे अलग हो जाए और इस पे अलग हो जाए, तब जाकर फाई क्या प्रूव होगा, होमोमॉर्फिज्म।
तो बेटा LHS बुला लेते हैं और RHS तक देखते हैं पहुँचता है या नहीं पहुँचता। LHS बुला लो। LHS है 5KA-KB, ये पूरी LHS बुला ली। अब अगर आप नोट्स को देखोगे तो बेटा KA-KB को कोशेंट ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये शायद आपकी समीकरण 2 थी, चेक कर लेना। KA-KB में एक K खत्म हो जाएगा और रिजल्ट आएगा KAB। तो बेटा समीकरण 2 का यूज़ कर दें तो 5 तो चल ही रहे और KA-KB को आप लिख सकते हो KAB। तो KA-KB को लिख दिया मैंने KAB, एक K खत्म हो जाता है। अब आपने इक्वेशन नंबर स्टार का यूज़ करना है। स्टार क्या थी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 5KA बराबर था FA, बात को समझना। 5K इंटू कुछ बराबर F इंटू कुछ, मतलब K खत्म हो जाता है, सीधा F आता है और उसके बाद जो भी K के साथ होता है वो चीज़ आती है। तो जब आप ये वाली चीज़ इसमें यूज़ करोगे तो बेटा A की जगह क्या है AB, तो यहाँ भी A की जगह क्या आ जाएगा AB। तो आप यहाँ पर अगर स्टार नंबर समीकरण का यूज़ करते हो तो 5 की जगह तो F आएगा, K खत्म हो जाएगा और K खत्म होने के बाद जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पर ब्रैकेट में, तो K के अलावा क्या कुछ है AB, तो ब्रैकेट में क्या आएगा AB। अब F आपको होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो रीजन में लिखोगे F तो हमें होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, 5 को कर रहे हैं, F तो दे रखा है। अगर F होमोमॉर्फिज्म है तो FAB को क्या लिख सकते हो FA FB। फिर समीकरण स्टार लगा दो, FA को क्या लिख सकते हो 5KA और ऐसे ही FB को क्या लिखोगे 5KB। और चेक करो क्या यही मेरी RHS है, बिल्कुल। तो बेटा LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो 5 फंक्शन में ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो 5 फंक्शन कैसा हो गया होमोमॉर्फिज्म। अच्छा अगर 5 होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 हो गया, ऑन 2 हो गया, तो आप कह सकते हो सो 5 इज एन आइसोमॉर्फिज्म। 5 फंक्शन फिर कैसा हो गया आइसोमॉर्फिज्म। और अगर 5 फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो बेटा आइसोमॉर्फिज्म के सिंबल मैंने आपको बताए थे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हो G/K जो कि कोशेंट ग्रुप था वो आइसोमॉर्फिक आ गया किसके साथ होमोमॉर्फिक इमेज। और यही हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट था कि प्रूव करो होमोमॉर्फिक इमेज और कोशेंट ग्रुप आपस में हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो नीचे लाइन लिख दोगे सो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये होमोमॉर्फिक इमेज है और ये कोशेंट ग्रुप है। तो पूरा प्रॉपर मैंने लिख के ही समझा दिया आपको। सो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिक का सिंबल है, इज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट ग्रुप। मतलब एक तरफ अगर कोशेंट ग्रुप हो और एक तरफ कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज हो तो वो आपस में हमेशा क्या होती है आइसोमॉर्फिक। तो बेटा 1 या 2 थ्योरम्स और रह गई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।